Questions and concepts for JEE Advance on work energy and power. देंगे फाइन। तो जो पहला सवाल है इस टाइप का सवाल अभी भी आ रहा है, अभी बीच में थोड़ा गायब हो गया था। 2000 के पहले आते थे और अभी लास्ट कुछ ईयर्स में देखे गए हैं। तो वो क्या करेगा, आपको एक फोर्स का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे देगा, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और आपसे वर्क डन पूछेगा। फाइन। तो ऐसे का सवाल को जल्दी करने के लिए आप एक काम करें, इसके तरीके बहुत सारे हैं बट जल्दी करना है, ठीक, क्योंकि ये सब सवाल बोनस मार्क्स हैं, ये सब आपसे तो होने ही चाहिए। प्लस जो एक्स्ट्रा सवाल जो टफ आते हैं वो मीन्स ये सवाल आप बच्चा मिस कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि ये टफ़ हैं, बट ऐसा नहीं है। एडवांस में इजी भी पोर्शन आता है और अगर वही इजी पोर्शन हम पूरा कर लें तो हमारा सिलेक्शन और एक काफ़ी एवरेज रैंक हम अटेन कर सकते हैं। फाइन। तो एक्स आई कैप को आप डी एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और जे कैप को आप डी वाई से रिप्लेस कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जो वर्क डन का फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। फाइन। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कह रहा है कि ओरिजिन से शुरू करना है, पार्टिकल को ओरिजिन से शुरू करना है और ए कॉमा ए तक लेके गए हैं। एक बीच में ये भी पॉइंट उसने दिया है, पार्टिकल को ओरिजिन से शुरू करना है, ज़ीरो से ए से पास कराते हुए ए कॉमा ए तक लाना है। ठीक, ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है क्योंकि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। फाइन। तो जब ऐसा हो, कभी भी एक ऐसा फोर्स है जिसको आपको लगे कि आप इंटीग्रेट कर लोगे, तो आप करो क्या कि आप बीच का पॉइंट मत लो, आप कहो कि ये हमारा फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट होगा और इसके बीच में कोई भी पाथ से वो ले आए, आपको बस ये और ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स देखने हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग बस इंटीग्रेट करना है। फाइन। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और इधर जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू। फाइन। अब हमें पता है कि इनिशियली 0,0 था, हमें बीच से मतलब नहीं है किसी भी पाथ से लाया, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है क्योंकि जो हमारा फोर्स है उसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, ये आपको इमेजिन हो जाएगा। ठीक। और 0,a से ले तक ला रहे हैं, सॉरी ए कॉमा ए तक हम लोग उसको ला रहे हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 0 लिमिट्स रखेंगे तो ये माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा जो कि हमारा सी पार्ट हो जाएगा। ठीक। तो किस तरीके से हमने इसका कंसेप्ट देखा, कंसेप्ट ये था कि जब भी आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी जाए, आप जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनको डी एक्स डी वाई और अगर जेड कैप है तो उसको डी जेड में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप इंटीग्रेट कर दीजिए और पाथ की चिंता ना करते हुए, इंटरमीडिएट पॉइंट की चिंता ना करते हुए आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट कर दीजिए। वही आपका वर्क डन हो जाएगा, वही आपका वर्क डन हो जाएगा, वही आपका वर्क डन हो जाएगा। फाइन। ओके। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक। तो देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस टाइप से है कि वो कह रहा है कि हमको ये 4 ट्रैक्स दे दिए गए हैं, इनिशियली सभी की वेलोसिटी v थी और वो ये कह रहा है कि कौन सा केस ऐसा है जिसमें जो हाईएस्ट पॉइंट आप सभी को दिख रहा है, ये हाईएस्ट पॉइंट इसका, ये हाईएस्ट पॉइंट इसका, ये इसका और ये इसका, ये होगा। अब बेसिकली ये जो कलाकारी इसलिए के लोग करते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए करते हैं। फाइन। ये ऐसा बना देंगे, बस हमें इसका कंसेप्ट ये याद रख के चलना है। एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी, जब हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं तो हमें कंसेप्ट ये समझ के चलना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो उतना ज़्यादा होगा। बेसिकली हम लोग जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली mv स्क्वायर बाई आर। ठीक। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है और जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो उतना नॉर्मल रिएक्शन कम हो। अब उसने कहा है कि नॉर्मल रिएक्शन को हमें मैक्सिमम करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिनिमम करना पड़ेगा। अब मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी देख लीजिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि जितना स्मूथ सर्कल होगा, ठीक, जितना अच्छा परफेक्ट सर्कल होगा उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा और जितना ओवल शेप और एक हम लोग कह सकते हैं डिसफिगर्ड फिगर होगा,
इनफैक्ट एक अगर हम लोग लाइन की बात करें तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम लोग एक प्रॉपर सर्कल की बात करें तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे मिनिमम होता है। तो सबसे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हाईएस्ट नॉर्मल, दैट मीन्स ए पार्ट विल बी योर आंसर। फाइन, क्लियर हो रहा है? ठीक, तो कंसेप्ट क्या था, ये नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। फाइन, और बस रेडियस ऑफ कर्वेचर सर्कल का सबसे मिनिमम होता है और एक जो लाइन होती है उसका सबसे मैक्सिमम होता है। इसके बीच में जितने फिगर्स होंगे, जितना ज़्यादा वो सर्कल की तरफ घूमते जाएंगे, जितना ज़्यादा वो सर्कल से सिमिलर होते जाएंगे, उतना उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जाएगा। और जितना ज़्यादा वो ऐसे फैलते जाएंगे, लाइन की तरफ आते जाएंगे, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज़्यादा होता जाएगा। हैंस उन पर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही कम होता जाएगा। फाइन, जब हम लोग एक यूसीएम की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टोन tied to a string of length L is drilled in a vertical circle with the other end of a string at the center. Fine. तो देखिए, पहली लाइन में ही एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर चीज़ को कंसेप्ट से रिलेट करके करेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली लाइन में हम एक जानते हैं, एक होता है वर्टिकल सर्कल, ठीक, और एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। मीन्स हॉरिजॉन्टल ये समझ पा रहे हैं आप? ये बिल्कुल जैसे मीन्स हॉरिजॉन्टली, जैसे जिस टेबल पे आप लोग पढ़ रहे होंगे उस पे अगर हम लोग कोई सर्कल बना दें, ठीक, तो वो एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और जो वॉल है आपके सामने उस पर बनाए तो वो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक, फाइन। तो उसने यही कहा है कि स्टोन इज टाइड टू द, तो पहली लाइन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब उसने कहा है विद द अदर एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एट द सेंटर। फाइन, एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट लोएस्ट पोजिशन। फाइन, तो जब हम लोग किसी भी सर्कल में हम लोग घुमाते हैं स्ट्रिंग को, तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर जो स्टोन है वो सबसे नीचे है, ठीक, और उसकी स्पीड u है। फाइन, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी एज इट रीचेज द पोजिशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। और उसने कहा है कि जब ये यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, तो भी कुछ वेलोसिटी होगी v फाइनल, ठीक। तो क्या मैग्नीट्यूड में चेंज है, मीन्स हम लोगों को बस ये लिखना है कि जो इस टाइम वेलोसिटी हो और जो इस टाइम वेलोसिटी हो उनका मैग्नीट्यूड का चेंज लेना है। देखिए कैसे करना है, आप समझते रहिएगा। देखिए फाइन, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन लगता है इसमें, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले एनर्जी कंजर्व कराते हैं। हम कहेंगे इनिशियली जो है हमारी एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, प्लस पोटेंशियल मान लेते हैं इस रेफरेंस लाइन को 0, और ये कुछ आर हाइट, बेसिकली रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग तो हाइट रही होगी, और ये कुछ, और फाइनल जो है वो हाफ एम वी फाइनल होगा प्लस एम जी आर, आर हाइट अबव, तो ये पोटेंशियल, ठीक। तो ये हो गए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0 था, फिर ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल आ गया। अब अगर हम लोग एम से काटें, काटा पीटी करके हमारा जो आंसर आएगा, आंसर नहीं इनफैक्ट जो वी फाइनल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक। तो हमारा ये वी फाइनल, ये बेसिकली 2GR है, इसको GR2 लिख दिया मैंने। तो ये हमारी वी फाइनल आएगी, मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है। और हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर थी, वो यू स्क्वायर थी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग इसका अंडर रूट ले लें तो ये वी फाइनल है, ठीक है, इसका भी अंडर रूट ले लें, और ये भी इनिशियल है। अब तो अगर हम लोग लिखें कि इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगी बेसिकली, इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू आई कैप के अलोंग, और फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस 2GR आई जे प्लस का जे कैप के अलोंग। फाइन है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब मैग्नीट्यूड हम लोग जानते हैं कि इसका ये एक मैग्नीट्यूड है, उसका ये एक मैग्नीट्यूड है, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा वो होगा यू आई कैप माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GR जे कैप। फाइन, माइनस 2GR जे कैप। तो ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अब बस इसका ही मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे और माइनस इसका स्क्वायर करोगे,
है ना। फाइन, तो हम लोग यहाँ थे। अब बेसिकली यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ये पूरा रूट में जाएगा। मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो जब ये पूरा रूट में जाएगा और तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस का जी आर, 2 टाइम्स यू स्क्वायर माइनस का जी आर, ठीक। तो 2 टाइम्स का अंडर रूट, तो इसका मतलब ये आ जाएगा लास्ट पार्ट। आर बेसिकली मैंने आर लिया है, उनका एल है, ठीक। तो कंसेप्ट एक बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी थ्योरम लगाई, वी फाइनल निकाला, वी इनिशियल पता था, ठीक। एक चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बना लिया कि भैया इनिशियल ये थी, फाइनल ये थी, ठीक। दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके रूट ले लिया और हमारा आंसर आ गया, फाइन। तो ये इतना आसान था। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यार ये एडवांस में भी चीज़ें सरल आती हैं, सिर्फ उतना ही कर लेना ही बहुत आराम की बात होती है अगर आप एक महीने में ही सब कुछ करना चाह रहे हैं तो जैसे कि ए स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट के को हम लोगों ने 2 पीस पे कट किया, ठीक। अब वो इंडिविजुअल की पूछेगा, बहुत सिंपल सा सवाल है, बस कंसेप्ट इतना याद रखना है कि किसी भी पार्ट का, मैंने कहा कि एक स्प्रिंग थी, ठीक, मैंने कहा कि स्प्रिंग थी, उसको मैंने बीच से कट कर दिया। जब मैंने उसको बीच से कट किया तो वो 2 पार्ट में ब्रेक हुई, ठीक, वो 2 पार्ट में ब्रेक हुई। मान लीजिए स्प्रिंग की एंटायर लेंथ L1 प्लस L2 थी और एक लेंथ L1 है, एक लेंथ L2 है। तो हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे, हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, वो होगा टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ दैट पार्ट इनटू के ऑफ टोटल लेंथ। किसी पर्टिकुलर पाथ का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा टोटल लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ दैट पार्ट इनटू के ऑफ टोटल स्प्रिंग, ठीक। तो स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के दिया है और 2 पीस में कट करा है, सच दैट 1 पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, फाइन, 1 पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, ठीक। तो 1 पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, इसका मतलब एक अगर L होगा तो दूसरा 2L होगा, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, L प्लस 2L बराबर 3L। वन लेंथ इज 1 पीस इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, तो एक L है तो दूसरा 2L है, तो टोटल लेंथ 3L आ गई। अब उसने पूछा गया है कि लॉन्गर पीस का बताना है, तो मतलब 2L का बताना है, तो K तो पूरे का हो गया, जैसा कि मैंने बताया K तो पूरे का हो गया। अब ऊपर रख दो टोटल लेंथ कितनी थी 3L और उस पार्ट का है 2L, तो 3K/2 आंसर आ जाएगा, 3K/2 आंसर आ जाएगा, ठीक। बस ये आप याद रखिएगा कि किसी भी पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल लेंथ बाय लेंथ ऑफ दैट पार्ट इनटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ करता है, फाइन। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब उसने कहा है कि फिर वही सिंपल सा सवाल, अजीब सा कंसेप्ट, अजीब सा फंडा। तो फिर वही उसने कहा है कि एक आइडियल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है इन इस उसको टांग दिया सीलिंग से और एक ब्लॉक ऑफ मास m चिपका दिया उससे, और उसको एक मतलब इनिशियली अनस्ट्रेस थी और एकदम से छोड़ा होगा, यही हुआ होगा, एकदम से छोड़ दिया होगा उसको, देन द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पूछा गया है, ठीक। तो अब बेसिकली कुछ ऐसा रहा होगा कि जैसे ये ब्लॉक ऑफ मास m है, ठीक, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो ये हो सकता है कि मतलब जैसे कोई नीचे से कोई सपोर्ट लगा होगा इनिशियली, ये सपोर्ट होगा कुछ, ये कुछ सपोर्ट रहा होगा और इस सपोर्ट को एकदम से हटा दिया होगा, तभी तो ये इनिशियली अनस्ट्रेस रही होगी। अब जैसे एकदम से हटाया तो ये हुआ क्या होगा, स्प्रिंग जो गई होगी वो बढ़ती गई होगी, फिर एक टाइम ऐसा आया होगा जहाँ ये अब नहीं बढ़ पाई होगी, मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आ गई होगी, मतलब एक क्षण का बिल्कुल इस रेस्ट पे आ गई होगी, एक क्षण के लिए बिल्कुल रुक सी गई होगी, थम सी गई होगी और फिर ऊपर भागने लगेगी, ठीक। तो इस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे गई,
अगर एक्स डिस्टेंस नीचे गई तो स्प्रिंग में इलोंगेशन भी एक्स आया होगा, क्योंकि इनिशियली तो बिल्कुल रिलैक्स थी। तो इनिशियली इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी इस एम मास के ब्लॉक्स के बाद, ब्लॉक के पास ना यहाँ वेलोसिटी है ना यहाँ वेलोसिटी है, दोनों जगह रेस्ट है। तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होके चली गई कहाँ, इस स्प्रिंग के की पोटेंशियल एनर्जी में, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर में सारी की सारी इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी इस स्प्रिंग की पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। ठीक, बस देख लीजिए आप। अब एम तो बेसिक, सॉरी मैंने एम काट दिया गलती से, एम नहीं कटेगा। ठीक, एक्स से एक्स जाएगा और हमको इलोंगेशन पूछा है तो 2mg/k का इलोंगेशन आ जाएगा। वही सिंपल सा एनर्जी कंसेप्ट। इंस्टेंटेनियस रेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा इमेजिन करना है कि इनिशियली एक सपोर्ट रहा होगा और इसको ब्रेक कर दिया, तो 2mg/k आंसर आ जाएगा। ठीक, बी पार्ट। फाइन, तो जो नेक्स्ट वो सवाल समझ आ गया होगा आपको सबको। अब देखिए अगला सवाल, ए पार्टिकल विच इज़ कंस्ट्रेंड टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स वो पार्टिकल जो कि एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है सिर्फ, उसको कोई हमने एक फोर्स दिया, लगाया उस पर। ठीक, और फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है। फोर्स का फंक्शन बेसिकली ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से कि जो फोर्स है वो माइनस का के एक्स प्लस का ए एक्स क्यूब है। फाइन, हियर के एंड ए आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। फॉर एक्स पॉजिटिव द फंक्शनल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है। ठीक, तो देखिए जब भी आपको फोर्स दिया जाए और उससे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, ठीक, तो इसका कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। मीन्स एफ डॉट डी आर के रिस्पेक्ट में फोर्स को इंटीग्रेट करना है और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। जनरली ज़्यादातर केस में हम लोग जो रेफरेंस है वो ज़ीरो लेके चलेंगे। अब उसने यही कहा, देख रहे हैं आप, सभी कर्व देखिएगा, सभी पे यू ज़ीरो जो है वो ज़ीरो है, तो इसका मतलब इनिशियल सभी में ज़ीरो होगी। तो माइनस का जो यू फाइनल है, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, है ना, किसी भी पॉइंट पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो इस एफ डॉट डी आर के फंक्शन से निकलेगी। तो माइनस का के एक्स रखा प्लस का ए एक्स क्यूब रखा, है ना, इसको डी एक्स के रेफरेंस में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो देखिए इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का ए एक्स की पावर 4/4। ठीक, और हम लोग जो लिमिट लेके चलेंगे वो तो बेसिकली भाई 0 से x है, तो 0 से x में कुछ हमको सोचना नहीं है। ठीक, 0 से x में हमको कुछ सोचना नहीं है, 0 से x लेंगे तो 0 पर तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा और x पर एज इट इज़ हमको दिख रहा है। ठीक, और u फाइनल माइनस का था, तो जब माइनस का u फाइनल होगा तो जो u फाइनल का हमारा फंक्शन आ जाएगा, माइनस इधर दिया, तो माइनस का ए एक्स की पावर 4 प्लस का के एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपको दिख रहा है यार, जो ये जो एक्स है ये वही नीचे की तरफ का पैराबोला और तो कुछ है नहीं। ठीक, और थोड़ी सी शिफ्टिंग विफ्टिंग भी है, मतलब अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक, तो माइनस का ए एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस का के बाई 2 है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से आएगा जो कि कट कर रहा होगा, मतलब एक पॉइंट तो यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू तो यहाँ से होगी जिस पर ये फंक्शन ज़ीरो होगा, और एक एक्स ज़ीरो आपको पता ही है। अगर ये इसकी हम ज़ीरो होने की बात करें तो इसका मतलब एक एक्स तो ज़ीरो होगा ही, और एक यहाँ से जब इसको इस चीज़ को ज़ीरो कर रहे होगे तो एक एक्स की वैल्यू आएगी, है ना, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी और वो एक्स की वैल्यू यहाँ कुछ होगी, तो और नेगेटिव साइन शोज़ दैट कि नीचे की तरफ है, तो ये कुछ ऐसा करवाएगा। अब इस सही सबसे मिलता जुलता कर तो यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, उसने कहा एक पार्टिकल इज़ एक्टेड बाय अ फोर्स। ठीक, ये उसी तरीके का सवाल है। उसमें जैसे हमको फोर्स का फंक्शन दिया गया था और पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, तो एक बार फिर से कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। देखिए, देख रहे होंगे आप कि इतनी देर में ये दूसरी बार आ गया, कितना ट्रेंडिंग में है। ठीक, फोर्स दिया जाए, कितना है फोर्स, F बराबर के एक्स है। फंडा क्या लगाना है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। फाइन भाई, इनिशियल तो हमें पता ही रहता है सभी की तरह, इसमें भी सब में ही ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है, तो इनिशियल ज़ीरो माइनस का यू फाइनल जो हो जाएगा। ठीक, एफ एक्स रखेंगे
एफ़ की वैल्यू बेसिकली एफ़ की वैल्यू के एक्स रखेंगे, सॉरी, ठीक है, के एक्स रखेंगे और ठीक, तो एफ़ की वैल्यू के एक्स रख दी, तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 और ज़ीरो पे तो ज़ीरो है ही और एक्स पे यही, तो अल्टीमेटली के एक्स स्क्वायर बाई 2 और यू फाइनल माइनस का, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि u किसी भी पॉइंट पे अगर मैं डिफाइन करूँगा माइनस का के एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर से वही एक पैराबोला जो कि ओपनिंग डाउनवर्ड है, बट इस बार जो आपका ओरिजिन है वो जो आपका जिस पॉइंट पे ये ज़ीरो हो रहा है वो ओरिजिन है, जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है वो ओरिजिन है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है वो ओरिजिन है। इस तरीके से ये तो स्टैंडर्ड कर्व से मैथ्स में हो ही जाते हैं, ठीक है, ओके। तो अब थोड़े से देखा जाए, मीन्स जो कंसेप्ट हमने पढ़े, नॉर्मल रिएक्शन का हमने फंडा पढ़ा, ठीक, उसके बेसिस पे कुछ हैवी सवाल्स करते हैं, हैवी क्वेश्चंस करते हैं जो कि एडवांस में आते हैं। बट देखिएगा ये हैवी भी बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, देखिए अभी देखिए पहला सवाल है जो हम लोगों को दिख रहा है वो क्या है, वो ये है कि उसने कहा है कि एक इस शेप का है, ठीक है, रेल पी क्यू है इन द वर्टिकल प्लेन ओ पी एंड ओ क्यू एक ब्लॉक है जिसको हम लोग ले जा रहे हैं पी क्यू से, विच इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन पी क्यू, और एज्यूमिंग नॉन फ्रिक्शनल फोर्सेज, देखिए नो फ्रिक्शनल फोर्सेज साफ उसने लिख दिया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू, ठीक। देखिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने दिया था एक एग्जांपल आपको कि माइनस का के टाइम्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मैंने आपसे बोला था, ठीक। ये क्या था, ये एक मैंने कहा था कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब भी मैंने आपको समझाया था कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जिसकी वजह से कोई लॉस ना हो, ठीक, जिसकी वजह से कोई लॉस ना हो, कंजर्व रहे हर चीज़, है ना। और ये पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता है, ये भी मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने सवाल करवाया था आपको, ये पाथ पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था, पाथ के भी इंडिपेंडेंट था। इसका मतलब चाहे मैं इसको यहाँ से ले जाऊँ या ऐसे ले जाऊँ, चाहे ऐसे ले जाऊँ, किसी भी पाथ से ले जाऊँ, तो किसी भी पाथ से हम ले जाएं, ठीक, हमारा वर्क डन तो उतना ही रहेगा। तो बस सिंपल सा फंडा ये है कि वही बचपन में पढ़ते थे, एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन, ठीक। तो उसने कहा है कि पुल कर रहे हैं हम लोग पी से क्यू, ये फोर्स लगा रहे हैं, इसके पैरेलल है कि कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं लेना है, काइनेटिक एनर्जी हमें पूछनी है, ठीक। तो देखिए किस तरीके से करना है सवाल को, बात समझिएगा, ठीक। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दूँ, जगह थोड़ी ज़्यादा लगेगी। देखिए अब हमें पाथ से मतलब नहीं है तो हम यार ऐसे ले जाते हैं, क्यों ऐसे ले जाएं, ठीक है, हमें आसान भी पड़ेगा, ठीक। और हमसे कहा गया है कि ओ क्यू जो है वो 4 है ना, और ओ पी जो है बेसिकली आपकी 3 है, तो ये ओ पी 5 हो जाएगा, ठीक। और हमें निकालना है वर्क डन, हमको निकालना है वर्क डन, हमको क्या निकालना है वर्क डन, ठीक। तो वर्क डन निकालेंगे तो वो हो जाएगा फोर्स 18 न्यूटन का फोर्स और 5 की डिस्प्लेसमेंट, ठीक। 18 न्यूटन का फोर्स और 5 की डिस्प्लेसमेंट, इतना 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 इस फोर्स ने वर्क किया, इतना इस फोर्स ने वर्क किया, कितना आ गया ये बेसिकली आ गया 90, ये आ गया 90 जूल, ठीक, ये आ गया 90 जूल। अब देखिएगा, अब इस सवाल का कंसेप्ट देखते हैं, जो मेन कंसेप्ट है जो वो लगेगा, ठीक। ये आपको मदद करेगा, मदद कैसे करेगा, हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें एनर्जी कंजर्व करानी होती है। तो एनर्जी कंजर्व कराने के लिए हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस ये होता है वर्क डन बाय एजेंट, मतलब वर्क डन बाय एजेंट। जैसे हमने इस सवाल में हमें दिया गया है कि 18 न्यूटन का फोर्स इसको ऐसे ले जा रहा है, तो वो क्या है, वर्क डन बाय एजेंट है। ये 19 जूल का जो वर्क आ रहा है ये एजेंट ने काम किया है। और इधर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक, और प्लस कर देंगे लॉस, जितना भी लॉस हो। अब चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो लॉस होना नहीं है, तो लॉस को कर दो 0। अब बस इसी इक्वेशन को हमें लगाना है। तो इनिशियली तो भाई रेस्ट से हमने उठाया था, और इनिशियली हम लोग पोटेंशियल भी रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि ये हमारा पोटेंशियल रेफरेंस है, एक रेफरेंस मानते हैं ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगी वो 0 होगी, ठीक। प्लस 90 जूल का वर्क डन किया। अब उसने कहा के ई फाइनल हमें निकालनी है प्लस पोटेंशियल फाइनल, बस सिंपल सी बात। यहाँ से कितनी की हाइट पे गए हो, 4 की हाइट पे गए हो, ठीक, 4 की हाइट पे गए हो, 1 किलो का मास है और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो 4 की हाइट पे गए हो, 1 किलो का मास है और जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10। तो यहाँ से के ई फाइनल हमारी आ जाती है 50 जूल के बराबर, ठीक।
अब 50 तो पूछेगा नहीं, अब क्या पूछेगा, n क्रॉस 10 दिया है, देखिए वो आपसे अपने आप आसानी से निकलने वाली चीज़ पूछेगा। वो कह रहा है, उसने 50 नहीं पूछा, ठीक, इससे आपको हिंट भी मिलती है, उसने कहा n क्रॉस 10, इसका मतलब हम समझ रहे होंगे n कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए, तो जैसे ही 50 आता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम सीधे n बराबर 5 दे देते हैं। ठीक, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप समझो 672.8 आ जाए तो वो फिर n क्रॉस 10 नहीं देता। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपके पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप तुरंत ऊपर जाइए, अपने सवाल क्रॉस चेक करिए। अगर n क्रॉस 10 दे रहा है या n/10 दे रहा है, इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा दे रहा है जिसमें n एक इंटीजर रहा होगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीजर रहा होगा। ठीक, फाइन। अब देखिए एक नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइन, अब ये जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है। ठीक, सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग इस सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पेंडुलम या किसी भी बॉल को एक थ्रेड से बाइंड करके जब आप घुमाते हो, जब आप ऐसे नचाते हो, ठीक, तो होता क्या है कि टेंशन इसको खींचता है, वेट लगता है नीचे की तरफ। ठीक, वेट लगता है वैसे नीचे की तरफ। अब वेट के दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, ये थीटा है तो ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा। ठीक है, देखिए ऐसे तोड़ लीजिए, ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा। ठीक, और ये 90 माइनस थीटा रहेगा तो फिर ये भी थीटा रहेगा, और अल्टीमेटली ये 90 माइनस थीटा इस तरीके चल रहा है। देखिएगा बहुत आसान है। देखिए इसको ऐसे बना लीजिए, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो आप देखेंगे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक, एक ये लाइन है, ये लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बचपन में पढ़ते थे, ये भी थीटा, तो डायरेक्ट आ गया। ऐसा मत कुछ करिए, बहुत सारे टीचर्स ऐसे थीटा थीटा करते हैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा आप कैसे तोड़ना है। इसमें दिक्कत होती है अक्सर बच्चों को। ठीक, ऐसे बना लीजिए इसके पैरेलल लाइन, हमें पता है ये दोनों थीटा होते हैं, वेट यहाँ लग रहा है। ठीक, और दो कंपोनेंट करने आते हैं, एक लाइन के लॉन्ग होगा, एक इसके परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये लाइन, देखिएगा ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हैं, इनके ये थीटा आ गया। इसका मतलब ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। ठीक है, नहीं, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। इधर तो टेंशन खींच ही रहा है, और चूंकि ये ऐसे घूम रही है चीज़, इसका मतलब हमेशा याद रखिए कि जो नेट का सेंट्रीपेटल फोर्स होगा वो अंदर की तरफ होता है। नेट का सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा अंदर की तरफ होता है। ठीक, ये कोई सेंट्रीफ्यूगल वाला कंसेप्ट नहीं है। तो ये होगा mg cos थीटा और ये हो गया mg cos थीटा एंड ये हो गया mg sin थीटा। ठीक है, तो अब देखिए लिखते कैसे, तो मैंने बताया कि हमेशा सेंटर की तरफ हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स लिखेंगे। तो लिखने का तरीका टेंशन माइनस mg cos थीटा, ठीक है, बराबर mv²/r। मैंने आपको वहीं से तभी रिलेट करा था। ठीक, तो टेंशन माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/r। ठीक, एक रिलेशन तो ये होता है। अच्छा, इसके साथ एक रिलेशन और यूज़ होता है हमेशा, या तो ये रिलेशन यूज़ होगा या फिर एक हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन कैसे लगाएंगे कि इनिशियली मानिए ये यहाँ था, थोड़ा सा अच्छे से बना लेता हूँ, ये यहाँ था, ये यहाँ आया। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन का रिलेशन। ठीक, तो एक काम करते हैं, सवाल के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक, ये कंसेप्ट तो आपको समझ आता ही है कि इनिशियली यू वेलोसिटी रही होगी, फिर यहाँ यू फाइनल रही होगी। ठीक है, ये दूरी बची हुई कितनी हो जाएगी, ये दूरी, ये तो पूरी एल है। ठीक, और ये है एल थीटा, तो एल कॉस थीटा, इतना पार्ट एल कॉस थीटा, सिर्फ ए इतना पार्ट एल कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, एल में से ये एल कॉस थीटा हटा दें तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये तो ये एल माइनस एल कॉस थीटा हाइट ऊपर चला गया। ठीक, तो अब सवाल के हिसाब से चलते हैं, अब सवाल करते हैं। ठीक, एक मिनट, ये मैंने आपको आइडिया दिया किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। सेंटर की तरफ रहेगा हमेशा, नेट में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा सेंटर की तरफ। देखिएगा, अब उसने कहा यहाँ से हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, क्यू पॉइंट पे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिएगा ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, ये इस तरीके से था। ठीक, तो कितनी हाइट फॉल हुई, ये सब बातें होती हैं इसमें। ये थीटा एंगल कवर्ड है, थीटा दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इनिशियली
याद रखिएगा। यहाँ पर इनिशियली ये नीचे वाली हाइट हम लोग रेफरेंस मानते हैं, ऊपर तो पोटेंशियल स्टोर होती है। यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब अब यहाँ पे पोटेंशियल होगी यहाँ 0, तो नीचे वाले को हम लोग मान लेते हैं 0, ठीक। ऊपर इसके पास होगी इनिशियली, और हम लोग उसने कहा है ना रिलीज़ करा गया है, इज़ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली 0 थी वेलोसिटी, मतलब 0 प्लस पोटेंशियल होगी। कैसे पोटेंशियल निकालेंगे, ये हो गया एल कॉस थीटा, और यहाँ ये इतना पार्ट हो गया एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, ठीक। तो इनिशियली इसके पास एम जी एल साइन थीटा की एनर्जी थी, ठीक। इस पॉइंट पे क्यू पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये मैं क्यू पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्यू पॉइंट के बारे में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। हाफ एम कुछ वी फाइनल स्क्वायर की वेलोसिटी रही होगी, और बाकी तो सब ज़ीरो ही है। लेकिन इसमें एक बात उसने और कही, इसने कहा था वर्क डन इन द ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन ने जो लॉस करा वो 150 जूल के बराबर है। द वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अप टू द पॉइंट क्यू, इतना है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने है, मतलब फ्रिक्शन ने जो लॉस कर दिया, ठीक है, वो। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा था काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल प्लस वर्क डन बाय एजेंट बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल प्लस लॉस। तो यहाँ पे हम लोग लॉस को ऐड कर देंगे। देखिएगा, जितने जितने सवाल हमने करे वही कंसेप्ट आगे पीछे घूम रहे हैं, बस आपको पकड़ लेना है उन कंसेप्ट को, सब कुछ होने लगेगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, एम जी एल साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर प्लस 150 की हमने बात करी, ओके। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वाह भाई, वेट हमको 1 दिया गया है, ठीक है, ये एल है, ये 10 है। अच्छा, एल की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की क्या हमको दिया गया है, हाँ दिया गया ना, द ट्रैक ऑफ द सर्कुलर रेडियस 40 मीटर के रेडियस है, तो 40। अच्छा, साइन थीटा मतलब साइन 30 इज़ बेसिकली 1/2, माइनस कर देंगे 150, हाफ इंटू 1 इंटू वी फाइनल का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 20, है ना। तो ये 200, तो 50 क्रॉस 2 इज़ बेसिकली 100 बराबर वी फाइनल। ये हमारी, सॉरी, वी फाइनल का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमसे पूछा था स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस, ठीक। तो वी फाइनल इतना है, तो वी फाइनल का होल स्क्वायर इतना है, तो वी फाइनल कितना हो जाएगा 10 के बराबर। तो इसका आंसर तो भैया 10 आ गया हमारा। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, बेसिकली बात समझिएगा आप, उसने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ओके, पूछा है जो कि क्यू पॉइंट पर है, ठीक। तो देखिएगा, ये हमारा ट्रैक है, ठीक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ टेंशन लग रहा होगा, ठीक, टेंशन स्ट्रिंग टेंशन लग रहा होगा। इस ब्लॉक का थोड़ा सा क्लियर वर्जन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना के, ये ऐसे है, ये ऐसे, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ठीक, इसको टेंशन खींच रहा होगा, और इसका वेट यहाँ ऐसे होगा, तो जैसे हम लोग फट से तोड़ते थे वैसे तोड़ देते हैं, इसके अलोंग तोड़ेंगे, ठीक। और हमको ये बात पता है कि ये थीटा है, ठीक, ये थीटा है। एक मिनट चेंज कर लूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे समझ आए। देखिएगा, ये थीटा है, ठीक, तो ये पूरा एंगल थीटा है। अब वही तरीका मैंने जैसे बताया कि आप काम करिए, वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट लगाइए। ये पूरी लाइन सीधी चलती चली आ रही है, ठीक है, पूरी लाइन सीधी चलती चली आ रही है, ठीक, ओके। तो और ये थीटा, तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो फाइनली ये थीटा आ गया। तो एम जी फोर्स यहाँ लग रहा था, तो एम जी कॉस थीटा इधर हो गया, और एम जी साइन थीटा यहाँ हो गया। अगर कोई भी डाउट फंस रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, पर्सनली बता दूंगा आपको, ठीक। तो एम जी साइन थीटा और ये एम जी कॉस थीटा, ठीक। तो अब बात आती है वही कि इस लाइन के अलॉन्ग, जो स्ट्रिंग वाली लाइन है, इसके अलॉन्ग सारे फोर्सेस हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक, और एम बी स्क्वायर आर की बात करते हैं। तो वही हो गया भाई, हमें पता है सेंटर की तरफ तो टेंशन है, सेंटर की तरफ प्लस ये है माइनस एम जी कॉस साइन थीटा, तो उल्टा है ना, और ये एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, ठीक है। अब देखिएगा, उसने कहा है कि, अच्छा एक बात, ये जो है ना स्ट्रिंग से ब्लॉक नहीं बंधा हुआ, ये जो ब्लॉक है आपका, ठीक है, बेसिकली ये जो ब्लॉक है आपका, ये ऐसे ही रिलीज़ करा गया है, तो स्ट्रिंग है नहीं। अगर स्ट्रिंग नहीं है तो टेंशन को कर दें 0, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी कॉस साइन थीटा इज़ एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको एक फंडा बताया था कि n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, देखिए यहाँ से वो चीज़ प्रूव हो रही है। इसको बढ़ाओगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी, जब ये कम होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो उसको भी कम होना पड़ेगा, सॉरी, इसको भी बढ़ना पड़ेगा।
फाइन, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था, फाइन, तो मैं क्या बोल रहा था, मैंने कहा था कि n इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे ये कहा था ना कि n जो है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब r कम करेंगे तो n बढ़ेगा, ठीक। देखिएगा, r कम किया, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ी, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, तो इसको भी बढ़ना पड़ेगा, तभी तो बड़ी चीज़ में से उतनी ही चीज़ घटाओगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट बढ़ेगा। तो इसको कम किया, ओवरऑल वैल्यू बढ़ी, ये तो कांस्टेंट है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, इसको बढ़ना पड़ेगा, इसको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना था, तो m तो 1 हो गया, v² हमें 100 पता है, ये हमको 40 पता है, ठीक, प्लस यहाँ m1 है, ठीक है, ये इतना है, ये 1/2, ठीक। तो ये तो हो गया 5, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 5 जा 10, ये हो गया 2.5। तो 5 + 2.5 इज़ बेसिकली 7.5। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कितना आ गया, नॉर्मल रिएक्शन 7.5 आ गया, नॉर्मल रिएक्शन 7.5 आ गया, ठीक। तो आप देख लीजिए एक बार, आप समझिएगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक बार एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाई, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्व कराई, ठीक, और एक बस ये फोर्स बैलेंस किया कि जब मैं कहूँगा आपसे कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, चूँकि स्ट्रिंग नहीं थी इसलिए टेंशन को ज़ीरो कर दिया, ठीक। स्ट्रिंग होती तो एक टेंशन का टर्म भी आता, एक जनरल केस की बात कर लेते फिर, फाइन। और mg का मैंने कहा था कि अगर ये थीटा था, ठीक है, तो ये होगा mg का कॉस थीटा, और ये होगा mg का ये वाला होगा mg का साइन थीटा, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg साइन थीटा इज़ mv²/r, बस वही लगाया मैंने और उसमें सबकी वैल्यू रख दी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्यू पॉइंट का नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास 7.5 न्यूटन आ गया, फाइन। ओके गाइस, तो थैंक यू। और आपको जो भी डाउट्स हैं इन 10 क्वेश्चंस से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखिए ये सब सवाल एडवांस के आए हुए हैं और कितने सिंपली हम लोगों ने इनको कर लिया, और जितने कंसेप्ट मैंने बताए, तो बेसिकली एडवांस के क्वेश्चंस ही करते करते हम लोग एडवांस क्रैक कर सकते हैं, ठीक। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी लेक्चर्स मैं डालूँ आप करते रहिए, ठीक। वही बेसिक सिंपल कंसेप्ट्स हैं, और इन्हीं सिंपल सवाल को करके ही हम एक अच्छी खासी रैंक बना सकते हैं, ठीक है ना। फाइन, सो ओके, थैंक यू, बाय।